अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और मैं पहली वार्निंग दे दूं, जब आज हम आ रहे थे ऑफिस तो बाहर का मौसम देखते हुए कराची की बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। बारिश तो हो ही रही है, रात भर भी बारिश नहीं हुई, रात भर भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है। आप सुबह उठते सड़कों की और फर्श की हालत नहीं देखती, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ और अब तो हम बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज पे, लेकिन लिटरली वेयर आई लिव, तो हम ये बता सकते हैं कि रात में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, क्योंकि माशाल्लाह रोज ही बारिश हो रही है। और एक जमाना था कि कराची में बारिश के लिए हम तरसते थे, और यही वो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में 500 गुना ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है गुज़श्ता 30 साल के मुकाबले में, और पूरा सूबा इस वक्त तबाही की लपेट में है। और हम खुद डिस्कस कर रहे थे कि कितने सालों से अब हम भी कराची में रहते हैं, और कराची वाले जो हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ की बात कर सकते हैं कि इतनी बारिश हमने पिछले कितने सालों में, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बारिश होगी और इतनी कंसिस्टेंटली। मतलब एक महीना है जो बारिश का चल रहा है, वरना याद है 1-2 दिन हुई और उसके बाद ख़त्म, कुछ खास सिचुएशन बारिश की नहीं बनती थी, और अभी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो लिहाजा अभी जो बादल बाहर बने हुए हैं कराची वालों, तैयार हो जाओ, आज जुमा भी है। और अच्छा जी, एक खबर है जिसने, अगर आप सुबह 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 उठते हैं तो उसने ज़रा रात गए से तहलका मचाना शुरू कर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक कुछ अहम इंकशाफात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग कह लें या फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एक किस्सा तफसील के साथ दर्ज है, और किस तरह से ये मामला शुरू हुआ और कहाँ कहाँ से फिर ये मामला जुड़कर कहाँ तक पहुँचा, ये सारे हक़ाइक़ इसमें मुफस्सिल अंदाज में बयान किए गए हैं। तो हम आपके पेशे खिदमत ये स्टोरी जी चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का केस इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का अहम मौजू है। आपको बताइए बहुत अरसे से इस पर बात हो रही है, और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन पर जोर डाला जा रहा है कि इस केस का महफूज फैसला जो है, जो महफूज हुआ है फैसला, उसको जल्द सुना दिया जाए। और ये फैसला 21 जून 2022 को महफूज किया गया था, क्योंकि इर्द गिर्द हमारे जो हालात हैं हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ महफूज है इस मुल्क में तो वो ये फैसला ही महफूज रह गया है, बाकी तो हम सब गैर महफूज ही महसूस कर रहे हैं। तो उसको अब निकाल दिया जाए ना। बताएं जरा उसमें क्या आपने फैसला दिया है। जबकि आपको ये भी याद दिला दें कि केस जो है वो 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी कारकुन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर किया गया था। और अब इस केस के हवाले से मरियम नवाज ने जो है वो तो कह दिया है कि अगर ये फैसला जल्द ना सुनाया गया तो इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा, उनका ये कहना। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल में बरतानिया के बड़े रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने इंतहाई मुफस्सिल तहकीकाती खबर जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह इमरान खान के सियासी उरूज के लिए बरतानिया में मुनक्कद किए गए एक क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया, और 2013 के आम इंतखाबात से कबल 2012 में वॉटन के इलाके ऑक्सफोर्डशायर में खेले गए इस मैच का सहारा लेते हुए दुबई में मकीम अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी ने कई मिलियन डॉलर्स पीटीआई को भेजे। इस मैच में इमरान खान ने भी शिरकत की थी। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी के बावजूद इमरान खान की पार्टी को पैसे भेजे गए। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसकी मजीद तफसील में बताया गया है कि बरतानिया से मुत्तहदा अरब अमारात और फिर पीटीआई के खातों में भेजे गए पैसों की मनी ट्रेल की दस्तावेजात भी साथ अटैच की गई हैं। इसका आगाज़ आरिफ नकवी की जानिब से मुनक्किद किए गए उनके बरतानिया के ऑक्सफोर्डशायर में एक विला, जो कि 17th सेंचुरी विला है, वहाँ पे एक मैच से होता है, वॉटन T20 कप से होता है, और उस मैच के लिए शुरका से 2500 पाउंड्स तक चंदा भी लिया गया, और इसको समाजी कामों के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया गया, जो डिस्क्लोज नहीं किए गए कि किन समाजी कामों में पैसा इस्तेमाल होना है। लेकिन जिस तरह कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस खबर में ये भी बताया गया है कि ये फंड्स जो कि एक चंदे के लिए लिए जा रहे थे, ये पाकिस्तान में एक सियासी जमात को भेजे गए, और चंदे के लिए ये पैसे वॉटन क्रिकेट लिमिटेड ने जमा किए, जो कि आरिफ नकवी की मलकियत थी। बादअज़ां इस कंपनी में कई गैर मुल्कियों समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी कई मिलियन डॉलर्स भेजे, जो पाकिस्तान में पीटीआई के बैंक खातों में भेजे गए। वॉटन क्रिकेट के अकाउंट्स के मुताबिक 14 मार्च 2013 को अबराज की जानिब से 1.31 मिलियन डॉलर्स भेजे गए। 14 मार्च 2013 को ही ये 1.3 मिलियन डॉलर्स फिर पाकिस्तान में पीटीआई के बैंक अकाउंट में जमा कराए गए। अप्रैल 2013 में वॉटन क्रिकेट को मजीद 2 मिलियन यानी 2 मिलियन डॉलर्स मुत्तहदा अरब अमारात से भेजे गए, यूएई से भेजे गए, जिसमें से आरिफ नकवी ने 2 किस्तों में 1.3 मिलियन डॉलर्स पीटीआई को भेजे।
2012 में वॉटन में खेले गए मैच में इमरान खान ने भी शिरकत की थी और क्रिकेट कमेंटेटर हेनरी ब्लोफेल्ड के मुताबिक इमरान खान ने बॉलिंग भी की थी और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी मैच की है। और इसमें रूल्स भी बड़े दिलचस्प अंदाज में बनाए गए थे और वो भी आरिफ नकवी साहब ने ही बनाए थे, जिसमें बॉल टेम्परिंग भी अलाउड थी और नाम भी कुछ गैर मुनासिब से टीमों के रखे गए थे, जो इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से नामों का इंतखाब किया गया, जिससे इस सारी सूरत हाल या इस सारी सरगर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस नौइयत की मुबैना तौर पर हो सकती है। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये कहते रहे हैं कि इमरान खान का तो बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक रहा नहीं है और कुछ सीनियर पार्टी ओहदेदारान या जिम्मेदारों पे ये जिम्मेदारी उन्होंने डालने की कोशिश की है। लेकिन ये जो आर्टिकल है इसमें तफसील के साथ एक एक वाक़े का जिक्र है, किस वक्त कितने पैसे आए उसका जिक्र है और उसके बाद आरिफ नकवी अबराज ग्रुप वाले, आपको पता है, इन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और ये कई 200 साल से ज़ायद की सज़ा इन्हें सुनाई जा सकती है। अभी केस जो है वो चल रहा है, बल्कि उनको लंदन से यूके से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जा रही है यूएस में, जिसका वो केस जो है अभी वो लड़ रहे हैं ताकि उनकी एक्स्ट्रेडिशन जो है वो ना हो। एनीवे, ये आर्टिकल आज सुबह ही आया है, नेट इज़ ऑनलाइन और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर और समझने की कोशिश करना चाहते हैं लोग इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंशियल टाइम्स में आज ही आर्टिकल आया। अच्छा जी, ये तो एक बात थी जो हम, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कि हमारा शो होता है कि बिल्कुल ही सबसे पहला ऑलमोस्ट एक न्यूज़ शो है, तो वी वांटेड कि हम सबसे ताज़ा खबर जो है वो आपके सामने ज़रूर रखें। अच्छा, और इस आर्टिकल में इस खदशे का इजहार भी पहले ही कर दिया गया कि इमरान खान साहब, चूँकि एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट की तरफ से लिखा गया, शाया किया गया है कि इमरान खान साहब इसको भी बैरूनी साजिश से जोड़ सकते हैं। हालांकि तस्वीरों के साथ, शवाहिद के साथ, दस्तावेज़ात के साथ, तमाम मनी ट्रेल के साथ ये मामला बयान किया गया है और किस किस तरह किस ने किरदार अदा किया और किस किस मौके पर कितने कितने पैसों की किस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में वसूल की गई या भेजी गई और किस तरह से 2012 से मामला, या जिस तरह से ऑपोजिशन रहनुमा कहते हैं ना कि 2011 का यह प्रोजेक्ट है जिसके लिए सर्टनली बहुत भारी फंडिंग की ज़रूरत है और अगर आप विदाउट कोई बहुत ज़्यादा सूझबूझ लगाए बगैर अगर आप खुले जहन के साथ मामला देखें और समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान की जगह बनाई, certainly it required a lot of money, और खास तौर पे the kind of music, the kind of songs, the kind of, चूंकि इसका फैसला महफूज हो चुका है। अब इतने आर्टिकल्स अगर लिखे जा रहे हैं और ये तो काफ़ी वेल रिसर्च आर्टिकल है, तो इसका फैसला भी आ जाना चाहिए। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं। मजहर साहब, आपने भी सुबह सुबह ये आर्टिकल पढ़ा है जिसने बड़ी डिटेल में सारा सब कुछ बताया है और अगर पाकिस्तान में देखा जाए हालात, तो आपको पता है कि इसका फैसला जो है महफूज हुआ हुआ है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब इसको नॉन महफूज कर देना चाहिए, इस फैसले को सामने आ जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि अब ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ, एंड द टाइम इज राइट कि अब फैसला आ जाए? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा है और भी पूरी तफसीर, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है और मुझे नहीं पता कि इस आर्टिकल का या इसमें जो फैक्ट्स हैं जिस क्रिकेट मैच के हवाले से बात की गई है उसका जिक्र जो है वो डिटेल्स जो है किसी हद तक अकबर बाबर साहब ने जो है वो जमा कराई हैं, नहीं कराई हैं, या ये कि इसका इससे देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये इस पे डिबेट हो रही है। पीटीआई इसको ममनुआ फंडिंग केस कह रही है, जो दूसरी टर्म हम यूज़ कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से ज़्यादा सीरियस मामला है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश होती है तो उसमें तो फिर पार्टी की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकती है। अगर ममनुआ फंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फ़ंड है, अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है तो वो फ़ंड जो है वो सीज्ड हो जाएगा, उसमें पार्टी की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो वी रियली डोंट नो कि जो अल्टीमेट जो फैसला आता है वो क्या है। लेकिन ये गैर मामूली इसलिए बन गया कि मैंने नहीं सुना पाया इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में कभी भी किसी केस ने इतना वक्त लिया हो। ये हमने देखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो बनते थे, इलेक्शन पिटीशन, उसमें वक्त लगता था, लेकिन इसके ऊपर इतना वक्त लगा है। 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है।
मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी कहीं से ये इत्तला नहीं है कि भाई जजमेंट्स लिखा जा रहा है, क्या हुआ है, आखिर क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर तो जजमेंट कहीं से कहीं चले जाते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि इमरान खान, देखिए जिस पीरियड का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें 2013 का भी जिक्र है कि 2013 में इलेक्शन फंडिंग कैसे आई। ये मैं आप उससे थोड़ी से पहले की मैं आपको बात बता देता हूँ, जब पीटीआई में इलेक्शन हो रहे थे 2013 में, और उस वक्त आरिफ अलवी साहब से मेरी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि पीटीआई की डोनेशंस वगैरह के हवाले से, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी जितनी सियासी जमातें हैं उसमें डोनेशंस, फंडिंग्स, एक ज़माना होता था कि पार्टी की सिर्फ सब्सक्रिप्शन आप करते थे, पार्टी ज्वाइन करते थे तो एक आपको लिस्ट मिल जाती थी, पर्ची मिल जाती थी कि आपने ये फंड्स रिक्वायर्ड किए। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि पार्टीज़ के अंदर इस तरह जो है वो लोग जाके मेंबर्स बनते हों, पैसे देते हों। तो मैंने उस वक्त आरिफ अलवी साहब से ये पूछा था और आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हाँ यार, बड़ी तादाद में डोनेशंस आ रही हैं हमें और हमें डिफ़िकल्टी हो रही है कि किस तरीके से इसे अकाउंट फॉर किया जाए। तो बाद वक़्त उसमें क्योंकि उनके बकौल नई जमात है, हमें वो तरीक़ेकार, तो वहाँ कुछ उन्होंने ये बात की थी कि आ रहा पैसा बहुत है लेकिन बाद अकाउंट्स में जो है वो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अकबर एज़ बाबर हैं उनको भी समझ नहीं, अकबर एज़ बाबर वो शख्स हैं, और मैंने अभी लाहौर जब मैं गया था तो पीटीआई के कुछ लोगों से, पुराने लोगों से बात भी की थी और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि अकबर एज़ बाबर न सिर्फ ये कि बहुत पुराने पीटीआई के लोगों में से हैं, बिल्कुल शुरू के लोगों में हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो पार्टी पीटीआई बनी, पीटीआई बनाने वाले अकबर एज़ बाबर थे और उनका ताल्लुक जो है वो फाइनेंस साइड से था और वो पीटीआई के फाइनेंसेस को भी एक ज़माने में देखते रहे हैं। इसलिए अकबर एज़ बाबर ने जब ये फाइल किया है तो अकबर एज़ बाबर जो है वो उस लिहाज से क्वालिफाई तो करते हैं कि जी। अकबर एज़ बाबर साहब से भी हम मीनवाइल रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उनकी ट्वीट भी हम देख रहे थे, उन्होंने भी इस आर्टिकल को शेयर किया हुआ है, उससे पहले उन्होंने इसका टीज़र भी दिया हुआ था। हम उनको भी टेलीफोन लाइन पे कोशिश करते हैं लेने की। लेकिन मज़हर साहब, इस फाइनेंशियल टाइम्स सर्टनली एक मोतबर एक जरीदा है, इदारा है, जिसकी तरफ से एक एक चीज़ बयान की गई है कि किस किस वक्त कितने कितने पैसे आए। अब ये आरिफ नकवी साहब अबराज ग्रुप, जो कि मरकज़ी किरदार हैं इस आर्टिकल में भी जिनको बयान किया गया है, कुछ और किरदार भी हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, उनकी और इमरान खान की दोस्ती के बारे में क्या ये ज़ुबान ज़दे आम थी बात, या ये नकवी साहब औरों के भी दोस्त हैं, या ये किसके करीब हैं, कुछ इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान कराची से ही सर्टनली इनका ताल्लुक़ है गालिबन। मैं आपको बताऊंगा, ये तो है कि इमरान खान की जो दोस्ती रही है वो बहुत वसी रही है। ये 1993 की बात है, जब इमरान खान अभी पीटीआई बनाई नहीं थी, और ये बात मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक वक्त बताई थी कि 1993 में एक जो है वो रैली अरेंज की गई थी और उसमें बहुत ही जो है उसमें उस ज़माने में हॉकी के कप्तान इस्लाउद्दीन और उसमें इमरान खान भी शरीक हुए थे। तो सत्तार ईदी को अप्रोच किया था कुछ लोगों ने, जो गैर सरकारी लोग हैं, उन्होंने अप्रोच किया था और उन्होंने कहा कि आप इस रैली में शिरकत ज़रूर करें। ईदी साहब बहुत रिलक्टेंट थे। ईदी साहब ने कहा मैं क्यों रैली में शिरकत करूं और वो करूं। उन्होंने कहा नहीं देखिए ये इस तरह के लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं और वो हैं। तो वो थोड़े से सस्पिशियस थे कि ये किस किस्म की रैली अरेंज की जा रही है उसमें। और वो उसके बाद फिर इमरान खान ने जब जो है क्रिकेट छोड़ दी तो उनका सारा फोकस जो था शौकत खानम में था। और शौकत खानम की एक चैरिटी के सिलसिले में वो जब 94 या 95 में वो जब पीटीवी गए थे तो उनको वो शो करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और कहा था कि एनओसी के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर से लेना पड़ेगा। फिर वो ये बात इमरान खान ने ज़ाती तौर पे मुझे बताई थी कि उसके बाद वो गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन उस वक्त उनकी मुलाकात जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से नहीं हो सकी, लेकिन आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई और आसिफ अली जरदारी ने उनके बकौल बहुत ज़्यादा उनको वेलकम किया। लेकिन जब उन्होंने इसकी बात की पीटीवी के एनओसी की तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप जो है वो पार्टी ज्वाइन कर लेते। तो उस पर इमरान खान की कुछ समझ में नहीं आया। इमरान खान ने कहा नहीं मैं पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाह रहा। लेकिन एनीवे
वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए कि उनको वो शो नहीं करने दिया गया, वो एनओसी नहीं मिला उनको। अच्छा, वो नहीं मज़हर साहब, अभी हमें हमारे साथ हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं, तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हामिद मीर साहब, आई होप कि आपकी नज़र से गुजरा हो ये आर्टिकल। ख़ासा तहलका खेज़ आर्टिकल है, इसमें काफ़ी इंकशाफात हैं और काफ़ी तफसील के साथ एक एक ट्रांजैक्शन का जिक्र भी किया गया है। क्या ये इलेक्शन कमीशन का फैसला तो जब आएगा उससे पहले एक चार्जशीट सामने आ गई है? अब्दुल्ला भाई, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये बड़ी जबरदस्त डिटेल्स हैं जी। ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने ये स्टोरी में डिटेल्स देखी हैं, ये ज्यादातर वही डिटेल्स हैं जो कि अकबर एस बाबर साहब की तरफ से बतौर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिछले 6-7 साल में ये चीजें बताई गई हैं, और इसमें वो डिटेल्स भी हैं जो कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि पिछले साल एक किताब आई थी इस आरिफ नकवी साहब के मामले पे, जो कि इंग्लैंड में शाया हुई थी। उस किताब का नाम है द की मैन। ये साइमन क्लार्क और विल लाउच की किताब है, हाउ द ग्लोबल एलीट वाज ड्यूप्ड बाय अ कैपिटलिस्ट फेरी टेल। तो ये जो आरिफ नकवी साहब हैं, इनके बारे में ये सारी जो इस फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो डिटेल्स हैं, ये न सिर्फ ये कि अमेरिकी हुकाम तक भी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वो भी इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, और इसमें जो यूएई की अथॉरिटीज़ हैं वो भी इनके खिलाफ अलहदा से इंक्वायरी कर रही हैं। एक और इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो एक और यूरोपीय मुल्क में हो रही है, उसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी थोड़ी सी मंजर आप में नहीं आई हैं, वो भी थोड़ी देर दिनों में आ जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये सारी जो इस फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में डिटेल्स हैं ये मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि जून 2019 में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मैंने आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू किया था, और जैसे ही वो इंटरव्यू जो है वो नशर होना शुरू हुआ तो बहुत प्रेशर आ गया था और वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सका था। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने आरिफ नकवी साहब के बारे में यही वाली बातें की थी, और बाद में फिर मेरे साहब मैंने जब पूछा कि भाई ये क्या मसला है आप लोगों का, इमरान खान साहब की हुकूमत को आरिफ नकवी से इतनी मोहब्बत, क्या प्रॉब्लम है कि अगर उसका नाम लिया तो आप बड़े परेशान हो गए। तो फिर उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब मैंने इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरिफ नकवी साहब जो है वो काफ़ी इनको इमरान खान साहब को न सिर्फ ये कि वहाँ से पैसे भेजते रहे हैं, बल्कि पीटीआई के नाम पे कुछ सीक्रेट फंड से वहाँ पे भी उन्होंने पैसे भेजे। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आरिफ नकवी साहब की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कंफर्म किया जा चुका है कि जी हाँ मैंने पैसे भेजे थे। तो ये अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको जब वो फैसला अपना सुनाएगा तो तभी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। फिर आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो डिटेल्स हैं ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। असल में वो फैसला आ नहीं रहा ना, इसलिए हमारे हमें यहाँ पे तफसील पढ़ के जरा चूंकि नहीं आ रहा, और अब इस आर्टिकल को अगर पढ़ें तो डिटेल्स जरूर सामने आ गई, और ये भी पता है कि फैसला महफूज हुआ है, तो लिहाजा उसका आपको लगता है कि अब इस आर्टिकल की वजह से चूंकि अब ये पब्लिक नॉलेज ही हो चुकी है, तो कोई प्रेशर मजीद बढ़ेगा कि उस फैसले को अब दे दिया जाए, वो फैसला अब आ जाए? उमर साहबा, मैं एक दफा फिर आपसे ये अर्ज करूंगा कि सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लोग जो कि इस ममनुआ फंडिंग केस को 6-7 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब इसका जो उन्वान है वो ममनुआ फंडिंग केस कर दिया हुआ है। तो ये जो ममनुआ फंडिंग केस है ये 2014 में जब अकबर एस बाबर ने इसको फाइल किया था, उसके बाद मैं 2-3 दफा अकबर एस बाबर साहब के पास मैं 2018 और 2019 में मैं इस्लामाबाद में उनके घर गया कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो उनकी इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही थी कि मुझसे शिकवा शिकायत किया गया कि आप उनके पास क्या लेने गए थे। तो तब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, फिर मैंने मुझे कुछ मजीद बातों का पता चला, तो ये मैंने जो इसको फॉलो किया हुआ है फॉरेन फंडिंग केस को, तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी में जो डिटेल्स हैं जिसको कि अब मेरा ख्याल है कि ये दुनिया के सामने आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग, वो सहाफ़ी जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो हम जैसे लोग जिस पे
बहुत सारी गुफ्तगू पहले कर चुके हैं, हमारे लिए ये चीज़ें नई नहीं है। लेकिन अब ये क्योंकि 2-3 दिन से हुकूमत की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है और ये ज़ेरे बहस भी है, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर अब प्रेशर तो आएगा। लेकिन जो मेरी इत्तला है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस प्रोसेस में है, वो फैसले को लिख रहे हैं इसको, और इसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है, उसको भी पता है कि इस फैसले ने कभी ना कभी तो आना है। तो उनके जो लॉयर्स हैं वो ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो ये अगर शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा जो है वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जैसे ही आएगा तो हम इमरान खान साहब जो है उनको घेरा डालेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। फैसला जैसे ही आएगा तो जिस तरह के परवेज लाई साहब के मामले में पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, तो इस मामले में भी मिलने का काफी इम्कान है। लेकिन उससे ये होगा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उसकी तरफ से जो फैसला आएगा तो उससे बहुत सी चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि ये सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस ज़ेर समाअत नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बारे में भी केसेस हैं, लेकिन वो केसेस जो है वो तहरीके इंसाफ ने काफी अरसे के बाद जो है वो फाइल किए थे इनके खिलाफ। और वो मजीद हैं कि सारों के इकट्ठा फैसला सुनाया जाए। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तकरीबन 50 दफा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस केस की समाअत के दौरान 7 साल में 50 दफा मुख्तलिफ अदालतों से इसको उल्तवा करवाया, इस पर स्टे लिया है, लेने की कोशिश किया है और उसको वो प्रोलॉन्ग करवाते रहे हैं। 13 डिफरेंट पिटीशन इन्होंने फाइल किए हैं मुख्तलिफ अदालतों में कि जी इलेक्शन कमीशन को रोका जाए इस केस की समाअत से। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा सरबराह हैं इन पर भी प्रेशर है, काफी हलकों से, काफी डायरेक्शन से इन पे प्रेशर आ रहा है कि आपने इस केस का जो फैसला महफूज किया हुआ है उसको आपने पब्लिक नहीं करना। उन पर काफी प्रेशर है। एक तरफ उन पर यह प्रेशर है कि आप इसको अनाउंस कर दें, दूसरी तरफ से उन पर प्रेशर है कि आप इसको अनाउंस ना करें। तो लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में मेरा ख्याल है कि इस फैसले में जो डिटेल्स आने वाली हैं उसकी कुछ डिटेल्स इसमें आ गई हैं, बाकी जो है उनका इंतजार कीजिए। अच्छा, मज़हर साहब से भी हम गुफ्तगू करते हैं। मज़हर साहब, जो भी हक़ाइक़ सामने आ जाएं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी की जिस वेव पर इस वक्त हैं गामज़न, और बाज़ लोग तो ये भी तज्ज़िया करते हैं कि अपने पॉलिटिकल करियर में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के फैसले, उसके बाद इसको चैलेंज भी कर दिया जाए, इनकी पॉपुलैरिटी पे प्रॉब्ली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या यही है ग्राउंड रियलिटी अभी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग परसेप्शंस पे जाते हैं कि आप परसेप्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, आप कितने अच्छे कैंपेनर हैं, कितने अच्छे ओरेटर हैं, और लोग इंटेलेक्चुअल जो है वो उसमें डिटेल्स में नहीं जाते। मैं और आप या मीर साहब वगैरह हम लोग ज़रूर इस चीज़ को देखते हैं, और हो सकता है कि फैक्ट्स कुछ और हों और जो परसेप्शन डेवलप किया जाए वो कुछ और हो। ये इस केस में क्यों पीटीआई मुझे डिफेंसिव पे नज़र आती है? जब ये केस चल रहा था उसके बाद एडजमेंट्स अगर आप चले जाएं, उसके बाद उन्होंने दूसरी जमातों की जब पिटीशन फाइल की कि इनकी भी फंडिंग्स की जाए, तो उस वक्त भी ये बात की गई थी कि ये केस आपकी पार्टी के हवाले से आपकी ही पार्टी के अंदर से फाइल किया गया है, लिहाजा इसका जवाब तो आप दें, बाकी वो तो फिर सेपरेट पिटीशन। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब ये बात हुई कि जी सारी पार्टीज की फंडिंग, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की फंडिंग्स के हवाले से भी बात होनी चाहिए, PMLN की फंडिंग्स के हवाले से, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ सा केस नज़र आ रहा है। और इसीलिए इस डिबेट में हम चले गए कि ये फॉरेन फंडिंग है कि ममनुआ फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग के नतीजे में पार्टी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त कोई भी फैसला आया, ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर कंप्लीटली इमरान खान के खिलाफ भी आया तो इमरान खान का जो सपोर्टर है, इमरान खान का जो वोटर है, वो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बहुत सवालात ज़रूर वो उनके जहन में उभरेंगे,
लेकिन वो अपने आप को इमरान खान से जोड़ा रहेगा, इसलिए कि इमरान खान की सपोर्ट में एक एलिमेंट वो भी है जो बहुत इमरान खान प्रो इमरान नहीं है, लेकिन वो बहुत एंटाई शरीफ और जरदारी है। तो वो जब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन जब करते हैं, तो वो फिर इमरान खान के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो केस है, और इसको जिस तरीके से मुझे लग ये रहा है कि गवर्नमेंट या PMLN और उनके इत्तेहादी ज़रूर इस फैसले को और इस स्टोरी को भी आज पूरे दिन इसका वो किया जाएगा, और PTI की तरफ से बहुत सॉलिड जवाब आना चाहिए इस पर, क्योंकि ये एक तो फाइनेंशियल टाइम्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नहीं लिखा, इसके अंदर जो डिटेल्स हैं और अबराज और आरिफ नकवी साहब के हवाले से जो तफसीलात हैं और जो तफसीलात दी गई हैं इसमें, उसका मुफस्सिल जवाब आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो मेरे और आपकी डिबेट के लिए होगा। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान एक अगर इस पे अभी हमारे साथ रहिएगा, मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। आपने कहा कि जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इफ़ एनीथिंग बल्कि ये लेवरेज भी किया जा सकता है ये आर्टिकल, बिकॉज खान साहब का ऑलरेडी एक बयानिया है कि ग्लोबल पावर्स खासतौर पे US किस तरह उनको डिसीट करने की उनकी भी एक मुहिम थी, तो ये ग्लोबल मीडिया जो है वो भी इसका हिस्सा बन रहा है, तो इसको लेवरेज भी किया जा सकता है। कल रात गए आपने इत्तेहादी जमातों की वो ज़रा गुस्से से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी ना, वो सारा भी हुआ। उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे, लेकिन बात तो ये है कि ये फैसला अब कितना आपके इख्तियार में रह गया है ये भी वक्त ही बताएगा, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि ये तो उनकी कॉल है या उनकी सवाबदीद होगी या उनका अपना डिसीजन होगा कि वो कब ये फैसला करें कि इलेक्शन कब होने हैं। तो आपको ये भी बता दें कि महंगाई, बहुत सी चीज़ें, वैसे तो इश्यूज़ बहुत हैं कि महंगाई और गैर मकबूल फैसले के बोझ तले दबी इत्तेहादी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली जो है वो अपना ली है, और स्पीकर कौमी असम्बली ने अचानक कल रात, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं, PTI के 11 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो हैं मंजूर कर लिए हैं, NY 11 वैसे। तो PTI के 131 अरकान कौमी असम्बली ने रवां साल 11 अप्रैल को, आपको याद ही होगा, अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन स्पीकर ने अब तक कोई इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे, और अचानक सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करने के पीछे क्या हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास हुआ है और फैसला हुआ कि हुकूमत इमरान खान के किसी दबाव में नहीं आएगी। ये फैसला हुआ बैठ के, और इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। इससे पहले क्या फैसला था कि दबाव में आना है? वो ये एज अपोज टू व्हाट। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें, उनका ये भी फैसला हुआ कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन से 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, उसका फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा भी किया गया, दोहराया गया। सुनिए, इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के जरिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और नहीं किसी दूसरे इदारे की जिम्मेदारी को खुद सर अंजाम दे सकता है। आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है, और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मजीद चंद रोज़ जारी रहेगा। मरीम नवाज ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी ना सुनाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने की धमकी भी दी है। ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है। फिर उसके बाद अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं। और अगर आपने आइन साजी करनी है, जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वज़ीर आला और वज़राए आज़म आपने मुकर्रर करने हैं, तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। अब कुछ भी आप कर लें,
परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। और ऑब्वियसली जब इधर से इतना इसरार हो रहा है कि भाई अब सुना दिया जाए फॉरेन फंडिंग केस, तो PTI की तरफ से भी है कि इनके अगेंस्ट भी जो सारे केसेस हैं, जैसे कि फॉरेन फंडिंग का केस के इनके अगेंस्ट भी है, तो उसका भी फैसला सुना दिया जाए। तो एक वो टिट फॉर टैट सिचुएशन जो होती है ना। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने अचानक PTI के बाय द वे 11 कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो क्या हिकमत अमली है इसके पीछे, ज़रा हमें भी बताएं, हमारी भी रहनुमाई करें। अब आपको उम्मीद है कि इन सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन होंगे तो कामयाब आप लोग होंगे, या फिर पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन वाली सूरत हाल भी हो सकती है सर, उल्टा ही ना पड़ जाए सब कुछ? देखिए, ये सीटें बुनियादी तौर पे तो PTI की हैं, लेकिन अगर ज़मीनी इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जिन लोगों ने किसी न किसी अंदाज में स्पीकर को कंफर्म किया है कि हमने सीटें किए हैं, उनके सीटें जो है वो ये हैं। अगर कल को और 10-11 लोग आ जाए तो उनके भी हो जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इन लोगों ने दिल से नहीं की, सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा के लिए ये सीटों का ढोंग रचाया। लेकिन राना साहब, कल जो आप लोगों की मीटिंग हुई तो उसमें हुआ क्या? क्योंकि सुना था कि हुकूमत छोड़ने की बात होगी, बड़े सख्त इक़दाम पर गौर होगा, PTI में इजलास के अंदर शायद सब हुआ होगा, लेकिन कोई ख़ास फैसला हमें नज़र नहीं आया। और फिर आप सब ने बैठ कर अपोजिशन के दिनों की बातें ताज़ा करने के सिवा हम सोच रहे हैं कि आप लोगों ने फिर क्या किया? हुकूमत छोड़ने से मुराद यही हो सकता है कि हम कौमी असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर दें और वफाकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दें। तो ऐसी सूरत में अगर सूबाई असम्बली जो है, अगर पंजाब में काफली का चीफ मिनिस्टर रहता है, KPK में जो है वो PTI का, सिंध में पीपल्स पार्टी का और बलूचिस्तान में BAP, और ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होती, तो फिर ऐसे में हम जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस तरह से जो है उसका तकाजा कर सकेंगे या हमें मैसर आ सकेंगे। इसलिए जो जनरल इलेक्शन है वो जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल इलेक्शन कमीशन जो है वो सब इस बात के ऊपर कोई बैठ के बात ना करें और तमाम सूबाई असम्बलियों यानी चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में एक ही वक्त में इलेक्शन ना हो जिस तरह से पहले होते आ रहे हैं, और इसमें जो वोटर लिस्टों के इशूज हैं, हल्का बंदियों का इशू जो है वो इस वक्त अभी इन प्रोग्रेस है। इस तरह से जो इलेक्शन रूल्स हैं उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो अमेंडमेंट होने वाली है। तो जब तक ये चीज़ें तय ना हो, यानी रूल्स ऑफ गेम जो है वो जब तक तय ना हो और उनके ऊपर सबका इत्तेफाक ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में उस इलेक्शन का जो है वो मुतनाज़ा होने का जो है वो ज़्यादा खतरा है, जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन हो। अच्छा राना साहब, लास्टली, अब इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम की बात हो तो वो आपसे पहले कर गए हैं, इदारों पर प्रेशर डालने की बात हो तो वो भी आपको पता है उन्होंने बखूबी किया है या कर रहे हैं, महंगाई और बुरी परफॉर्मेंस का मलबा अपने सियासी मुखालफिन पर डालना हो तो उसमें भी इमरान खान नंबर ले गए हैं। आपको नहीं लगता कि आप हर मामले में हमेशा देर कर देते हैं? तो ये सब 3-4 माह पहले आप लोग ये शुरू कर देते हैं जो आप अब कर रहे हैं तो शायद कोई सियासी फ़ायदा ही हो जाता। जैसे मक्कारी, अयारी, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, झूठा बयानियाँ बनाना, कभी अमेरिका का खत लहराना, कभी अपने कत्ल की जो है वो साजिश जो है उसको जो है वो हवा देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्ती तौर पर तो आप कह सकते हैं कि कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग टाइम जो है और ये चीज़ें मौसर और कामयाब नहीं। इमरान खान इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो है वो एक झूठा बयानिया और एक बार जो है वो कौम के सामने पेश किया और उसकी कोशिश है कि वो कौम को तकसीम करे, नौजवान नस्ल को गुमराह करे, और इस मकसद के लिए वो ये सारी एफर्ट्स कर रहा है।
ये वक्ती तौर पर अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कामयाब हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये कामयाब नहीं है और लोग जो है वो शौरी तौर पर इस का जो है वो इतराज करेंगे और लोगों को ये समझ आ जाए ये अगर कौम ने इसका इतराज न किया, इसकी शिनाख्त न की, ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर दे। तब सही तौर पर इसकी जो कला को मजिस्ट्रेट खूबी कहते हैं वो की जानी चाहिए। ये एक फितना है, एक फसाद है इस कौम की और नासूर है इस कौम, तो इस कौम को क्या वो गलत रास्ते पे ले जाने और तबाही के रास्ते पे डालने का राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन आज राना साहब की आवाज़ ज़रा लो सी मुझे लग रही थी, लगता है कि पता नहीं इनकी बातों से, और हमने तो बड़े सवाल किए भी कि कुछ ऑप्शंस जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। कमिंग बैक टू अनदर इशू जिसके बारे में हम कल बहुत बात कर रहे थे और थोड़ा सा कंपैरिजन कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से हम दे रहे थे और ज़रा खौफ था कि लाहौर में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में अपडेट लेना बड़ा ज़रूरी है। कराची की जराइम की लहर लगता है कि अब लाहौर पहुंच गई है। हमें कल से ही हम ये कह रहे हैं शहर में बहुत ही वारदातें जो हैं वो देखने में आ रही हैं। हो गई हैं, पहले इक्का दुक्का तो होती रहती थी, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। डकैती और चीना चपटी की वारदातों में अचानक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है और 4 दिनों में अगवा और डकैती की 4 वारदातें जो हैं वो हो चुकी हैं। मुजाहिमत पर एक शख्स की जान भी जा चुकी है और लाहौर की शहरी शदीद बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जराइम पेशा अफराद जो हैं वो बिल्कुल धड़ल्ले से दंदनाते फिर रहे हैं और कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। और कल शहरी जो है वो बल्कि कल भी बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ ये बताएं जनाब। कल शहरी कार स्टार्ट छोड़कर बेकरी में गया तो मुसल्ला शख्स गाड़ी में घुस गया, कार में बैठे शहरी को अगवा करके फरार हो गया। गाड़ी के मालिक ने दूसरी गाड़ी में पीछा किया, इस दौरान मुलजिम की गाड़ी खंबे में जा घुसी। अगवाकार ने भागने करने के लिए फायरिंग कर दी जिससे एक शहरी जाँ बहक हो गया। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन लाहौर सीरियसली। 2 रोज़ पहले डिफेंस में भी नामालूम अफराद ने, आपको याद है हमने दिखाई थी खातून को गाड़ी समेत अगवा करने की कोशिश की। हैरानकुन तौर पर लाहौर में सेफ सिटी कैमरे होने के बावजूद अब तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया बाय द वे, जिसने लाहौर पुलिस की अहलियत का ज़रा पोल खोल दिया है कि भाई क्या चल रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्राइम से जुड़े मामलात पर नजर रखते हैं अहमद फराज हमारे साथ हैं। अहमद फराज, लाहौर एक बड़ा शहर है और जराइम होते रहते हैं, मतलब चले हम ये नहीं कहेंगे कि जी सब कुछ भी नहीं होता वहाँ भी, लेकिन कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं अगवा, डकैती, कत्ल, गाड़ियाँ चोरी और छीना झपटी, ये वारदातें काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर डिफेंस जैसी पॉश जगहों पे, इन एरियाज़ में जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जिस तरह अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि वो तो पूरी एक वो कैमरास हर जगह लगे ही होते हैं। तो क्या ये कोई नया ग्रुप है, कोई नया ग्रोह है जो शहर में आया है और उन्होंने पुलिस को भी मतलब इतना चकमा दे दिया है और पुलिस या फिर खुद ही इतनी विजिलेंट नहीं है? शहर में क्राइम जो है वो बढ़ता रहता है और इसकी कोई वजह ऐसी नहीं है कि कोई नया ग्रोह आ गया, तो ये ग्रोह तो वही चल रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर ये नाके लगाने से या गश्त करने से या पिकेट्स लगाने से क्राइम कम नहीं होता। क्राइम कम करना होता है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो जब तक इन ग्रोहों को पकड़ेगा नहीं, इन डाकों को पकड़ेगा नहीं, तब तक जो वारदात है वो ख़त्म नहीं होती। और क्योंकि लाहौर शहर खुद एक बहुत मेगा सिटी है और यहाँ पर जितनी आबादी है उसके तनासुब से देखें, अगर डकैती की वारदातें जो हैं वो रोज़ की अगर 30 से 40 भी होती हैं, और लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो चोरी की वारदातें चल रही हैं, क्योंकि शहर में एक दिन में 40 से 50 मोटरसाइकिलें कम से कम जो हैं वो चोरी हो रही हैं और रोज़ इनके मुकदमात दर्ज होते हैं। इस हवाले से मुकदमात जो है वो वर्किंग नहीं हो रही, क्योंकि आला अफसरान की जानिब से एसएचओज़ को, डीएसपीज़ को ये हुक्म दिया गया हुआ है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करने, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होंगे उसके बाद ही पता चलेगा, तफ्तीश होगी, वो मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। तो ये कोई नए ग्रोह की बात नहीं है, ग्रोह तो वही चल रहे हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं, लेकिन कुछ इस तरह होता है कि जो पकड़े जाते हैं वो जिनके साथ उन्होंने लूटमार की होती है वो उनको पैसे देते हैं, फिर उनकी बेल हो जाती है, और जब उनकी बेल होती है वो बाहर आकर वो फिर काम शुरू कर देते हैं। तो ये डकैतियाँ होना और चोरियाँ होना, ये क्राइम जो है ना, इसकी एक वेव आती है, तो ये बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, ये 7 साल चलता रहता है। अच्छा अहमद, लाहौर में कोई गलत लेन पर खड़ा हो, ओवर स्पीडिंग कर ले, कैमरे फौरन चालान निकाल देते हैं, लेकिन मतलब
कल फायरिंग करके एक शहरी जहाँ बाग हो गया, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, शहरी अगवा हो रहे हैं, उस वक्त ये कैमरे नहीं काम आ रहे हैं, तो क्या है सेफ सिटी प्रोजेक्ट से कुछ हासिल हुसूल हो रहा है? मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ये भी बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कि सेफ सिटी का आपने जो जिक्र किया है। देखें अभी भी कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे नहीं हैं। सेफ सिटी जो कैमरे हैं वो तो ख़ास तौर पर मेन जो सड़कें हैं, मेन जो मकामात हैं वहाँ पर होते हैं, लेकिन आबादियों में तो ज़ाहिर है कैमरे नहीं होते। जिस तरह एक जो वाक़या पेशा है DHA में, उस खातून के साथ डाकुओं ने जिस तरह उसको बड़ी बेदर्दी से उसको गाड़ी में उसको मारा है, फिर उसके बाद उसको 30-40 मिनट तक घुमाते रहे हैं और फिर गाड़ी लेकर वो फ़रार हो गए हैं। देखिए वो जो कैमरा था वो कैमरे की फुटेज जो है वो सेफ सिटी की नहीं है, वो DHA का कोई कैमरा था। और जिस जगह पे वो गाड़ी खड़ी थी वो DHA की पार्किंग थी, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है और उसके पास ही एक पार्किंग थी। तो वो पार्किंग की जो फुटेज है वो DHA के कैमरों की है, वो सेफ सिटी की फुटेज नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 60% से ज़ायद जो कैमरे लाहौर के वो तो ख़राब हैं, क्योंकि इन्होंने जिस कंपनी से मुआहदा किया था, इन्होंने 10 से 12 करोड़ रुपए उस कंपनी के देने थे। उन्होंने अभी क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले, ना ही उन कैमरों की रिपेयरिंग होती है, और जिस तरह गर्द चलती है, जिस तरह मट्टी है, आंधी चलती है, तो उन कैमरों में गर्द भी आ जाता है और वो ख़राब पड़े हैं। लेकिन अभी तक जो है कहा यही जा रहा है, पिछली गवर्नमेंट भी यही कहती थी, अब फिर नई गवर्नमेंट आ गई, पता नहीं वो क्या करती है, वो ये बिल जो है वो उनको रिलीज़ करती है, उनको देती है कि नहीं। तो जब तक इन कैमरों को सही 100% कैमरों को दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक जो है वो वारदात जो करते हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया अहमद फराज। लेकिन साथ साथ ही आपने निशानदेही भी कर दी, मतलब ये नई हुकूमत आ गई, ये जो इतनी पॉलिटिकल टर्मोइल है, कोई पुलिस चीफ तो ज़्यादा देर तक टिकता ही नहीं है, तो क्या इस किस्म की डायरेक्टिव होंगी, हिकमत अमली क्या होगी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन रोड सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी के लिए होगी, जब ऊपर ही इतनी शफलिंग हो रही है। अब्दुल्ला को कह रही थी कि अपनी सोने की जो इसने ईंटें रखी हुई है ना घर में बेच दो, दरवाजे खिड़कियां कर रही, सब कुछ ईंटें दरवाजे, सोने की जो चीज़ है बेच दो, क्योंकि सोना कहाँ पहुँच गया है। तो कल अच्छा बेच के खरीदेंगे क्या आप, या खरीद सकते हैं अब दोबारा? क्योंकि जो हाल हो गया है वो तो आप मतलब शादियों वादियों पे भी भूल ही जाइए। सो एक दिन में कितना इजाफा? 10,500 रुपए का इजाफा हुआ और टोटल हो गया 1,62,500 रुपए, मतलब फी तोला। इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बर्मिंघम में हुई रंगारंग तकरीब, और इस तकरीब के बहुत से हाइलाइट्स हैं। वैसे तो पाकिस्तानी दस्ते के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इट्स अ बिग कंटिंजेंट पाकिस्तानी दस्ता जो वहाँ गया हुआ है, और कल तो इनाम भट्ट से हमारी बात भी हुई थी। दे आर रियली गनिंग फॉर इट, फीलिंग वेरी पॉजिटिव। लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी कि इस इफ्तिताही तकरीब में हमारी अपनी मलाला यूसुफजई ने खिताब किया, और बहुत ही इनकरेजिंग वर्ड्स, आपको पता है ख़ास तौर पे फीमेल एथलीट्स, विमेन पार्टिसिपेशन, गर्ल पार्टिसिपेशन के हवाले से वो बड़ी पैशनेट हैं, और उसका भी उन्होंने जिक्र किया। ये लें जी, तस्वीर भी सामने आ गई है। एंड इट इज़ इंडीड अ प्राउड मोमेंट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस। कॉमनवेल्थ गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में मलाला जो है वो उनका खिताब भी शामिल था। अच्छा, अगर आप लोग वाकिफ हों, एक सीरीज़ है बड़ी मशहूर पीकी ब्लाइंडर्स, वो बर्मिंघम की सेटिंग में ही बनाई गई है। सो उस मारूफ टीवी सीरीज़ के डायरेक्टर जो हैं स्टोन नाइट, इन्होंने भी इफ्तिताही तकरीब में खूब रंग जमाया, और वो बड़ा पर्टिकुलर बर्मिंघम का कल्चर और 1930s का 20s का वो सारा दिखाया गया है। सो वो भी एक एलिमेंट था। इसके अलावा पाकिस्तानी दस्ते की हमने आपको पहले बताया था, क़यादत की है बिस्मा मारूफ और इनाम भट्ट ने, और 103 रुकनी हमारा दस्ता है जो कि जा रहा है, मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेगा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी खुशी हो रही है कि हमारे इतने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं, एथलीट्स जो हैं, एस्पायरिंग स्पोर्ट्स यंगस्टर्स जो हैं, इट इज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हर ही स्पोर्टिंग इवेंट में हमारे ही लोग जीते, लेकिन अगर वो इतनी रियलिस्टिक एक ना भी हो ड्रीम, तो जो अपॉर्चुनिटी है टू मिंगल, टू लर्न, टू एक्सपीरियंस, वो भी बहुत आला है। तो हम इसी पे क्या, एक और मामला आपको पता है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जिसमें PTI की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक तफसील बयान की गई है। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जिक्र है, और उसमें भी बताया गया कि किस तरह जनवरी में जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें अबराज ग्रुप की फंडिंग का तस्करा था, लेकिन उसकी ओनरशिप के बारे में तफसील मौजूद नहीं थी। और इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर यह कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वूट ऑन क्रिकेट के ज़रिए या अबराज ग्रुप के ज़रिए PTI को फंडिंग आई है या नहीं आई है, उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। और PTI के बानी रुकन फॉरेन फंडिंग केस में पिटिशनर हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब, ये जो स्टोरी आई है इस पर डिस्कशन हो रही है दुनिया भर में भी, हमारे यहाँ भी, आपको पता ही है,
इसमें क्या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश किया गया हो या नहीं पता हो उन लोगों को? आवाम तक तो सर्टनली इसकी तफसील इसी स्टोरी के थ्रू पहुँच रही है, लेकिन जो केस ये फॉलो करते हैं सहाफ़ी वगैरह, उनको इसमें से काफ़ी कुछ पहले से मालूम भी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शॉकिंग स्टोरी है और इसमें जो नई मालूमात आई हैं वो फर्दर रीइंफोर्स करती हैं इस बात को कि पीटीआई और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश की, मिसलीड करने की कोशिश की और हकायक उनके सामने ही रखे। और मैं ये साथ बताता चलूं कि जो इसमें बहुत अहम तरीन बात है वो ये है कि एक गैर मुल्की अरब शेख है, उनकी तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वूटॉन क्रिकेट जो कंपनी थी जिसके 2.1 मिलियन आइडेंटिफाई किए थे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के जरिए, वो पैसा वहां से कॉन्ड्यूट के तौर पे इस्तेमाल हुई वो कंपनी, और वो पैसा फिर पीटीआई के अकाउंट्स में आया। और न सिर्फ वो बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वहां से पैसा एक इंसाफ ट्रस्ट है जो इमरान खान के दोस्त तारिक शफी और उनके उसके जरिए भी ट्रांसफर हुआ। तो जबकि जो वूटॉन क्रिकेट की तरफ से जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में 15 मार्च 2022 को जमा कराया गया पीटीआई की तरफ से यानी इमरान खान की तरफ से, उसमें उन्होंने दावा किया था कि ये तमाम पैसा जो है 2.1 मिलियन डॉलर्स ये उन्होंने दुबई मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों से जमा किया था। जबकि अब पता चल रहा है कि उसमें एक अरब शेख जो है उनका बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मिलियन प्लस डॉलर्स उधर से भी आए और अबराज की कंपनियों की तरफ से पैसा है जो ट्रांसफर हुआ पीटीआई के। तो ये तो एक बहुत बड़ी रेवलेशन है और ये फर्दर उस बात को रीइंफोर्स करती है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने उनको मिसलीड किया, उनसे झूठ बोला, उनको जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जिसके जरिए वो ये साबित करना चाहते थे कि जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आ गया कि ये तमाम पैसा जो है ये लीगल है। जबकि अब मजीद ये एविडेंस जो है ये बहुत शॉकिंग है। इसमें जी अकबर बाबर साहब, आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं शॉकिंग, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने एविडेंस दिया ईसीपी को वो मुख्तलिफ है और जो इस आर्टिकल में हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं वो आपको भी शॉकिंग लग रही है क्योंकि वो एक एडिशनल है एविडेंस आपके लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एविडेंस तो बहुत है ना। एविडेंस तो ये भी है कि अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर हुई और 3+ मिलियन डॉलर्स वहां से आए, वो भी गैर कानूनी था। एविडेंस तो ये भी है कि 350 गैर मुल्की कंपनियों ने पीटीआई को फंड किया, ये भी बड़ा सीरियस एविडेंस है जो ऑलरेडी मौजूद है। 88 फॉरेनर्स ने, फॉरेन नेशनल्स ने इस स्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने पीटीआई को फंड किया, जिसमें एक भारतीय नवाज भी है, भारतीय शहरी जिन्होंने फंडिंग की। तो एविडेंस फिनलैंड से भी आया, पीटीआई फिनलैंड के जरिए, नॉर्वे के जरिए, और जो सब ये सारी चीजें कंसील की गई, ये तमाम चीजें उस वक्त सामने आई जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया। तो हमने तो स्टार्ट किया एक प्रोसेस को जिसके जरिए हमने बेसिक एविडेंस दी थी, अमेरिका की, मिडिल ईस्ट की, वीडियो दी थी इनको, डॉक्यूमेंट्स इनको दिए। अच्छा, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन में, अकबर साहब, वो वूटॉन क्रिकेट के जरिए या अबराज ग्रुप के जरिए क्या लाइल्मी का इजहार करते हैं या किसी और पे जिम्मेदारी डालते हैं? अगर वो लाइल्मी का इजहार कैसे कर सकते हैं जबकि एक क्रिकेट मैच जिसका तस्करा भी है इस स्टोरी में, उसमें तो वो खेले हैं, उसकी तो तस्वीर शाया हुई, मतलब सामने आ गई है, जिसमें आपको पता ही वो बड़ा उसका तफसील से जिक्र है इस क्रिकेट मैच का। देखिए उन्होंने जो एविडेंस इन सपोर्ट, जब ये स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया और ये शवाहिद सामने आए तो उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मिसलीड किया। जैसे मैंने जिक्र किया कि आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप का हेड था और जो क्लेम करता है कि वो वूटन का भी मालिक था, उसकी तरफ से एक एफिडेविट जमा कराया गया, वो ऑन रिकॉर्ड है। ये अलग बात है कि उस एफिडेविट पे कोई डेट नहीं है, वो एफिडेविट सर्टिफाइड नहीं है, वो एफिडेविट नोटराइज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जमा कराया और उसमें ये लिखा
कि ये जो तमाम पैसा वूटन से आया है ये पाकिस्तानियों का पैसा है जो मैंने जमा किया था। तो ये जब अब ये जो एविडेंस आई है कि नहीं इसमें अबराज का पैसा था, इसमें अरब शेख का पैसा था, $1 मिलियन वहां से भी आए और वो पीटीआई के अकाउंट्स में गए, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया है जो साइमन क्लार्क हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है कि उनके पास तमाम मनी ट्रेल्स हैं, उनके पास जो ट्रांसफर पैसा होता है उसकी एविडेंस है, इनके पास ईमेल्स हैं अबराज ग्रुप के जो सीनियर बिटवीन। अच्छा अकबर साहब, ये जी साइमन क्लार्क ने आपको पता है वो द की मैन किताब भी लिखी है, उन्होंने ही किताब लिखी है बेसिकली, तो उन्होंने आरिफ नकवी साहब के ऊपर वो किताब लिखी है, उसमें ये सारी हकायक सामने आए जिन्होंने स्टोरी भी की है। आप बानी रुकन हैं, आपके ख्याल में क्या आरिफ नकवी साहब शुरू से इतने ही क्लोज थे इमरान खान साहब के साथ, वो मतलब वो किसी के कहने पे सब कुछ कर रहे थे, वो खुद जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और वो जो अरब शेख का आप तस्करा करते हैं, आपके ख्याल में कभी इमरान खान साहब ने तस्करा किया कि जनाब इस तरह से गैर मुल्की कुछ रहनुमा हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तमाम मामलात उन्होंने खुफिया रखे और अपने तक रखे। ये बाद में ये फैक्ट सामने आए कि वो उनके इतने करीब थे और फिर ये फंडिंग भी करते थे, और फिर जाहिर है वो मेरी जाती राय में काफ़ी एम्बिशियस थे। और जब इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आए तो इनिशियली उनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल थी, एडवाइजर्स थे, उसमें ये मौजूद होते थे, बैठे होते थे और इनको मशवरा देते थे। और जैसा कि बाद में बशीर मेमन साहब जो DGFIA फॉर्मर थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक का जो सेल होनी थी, उस सेल में एक रुकावट थी कि उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, जिसपे उन पे प्रेशर डाला गया इमरान खान की तरफ से, अकॉर्डिंग टू बशीर मेमन, कि आप इस डील में रुकावट ना बने क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा डोनर है। तो ये जो सारी चीजें ये फिर बाद में रिवील हुई। उस वक्त मेरे इल्म में हरगिज ये नहीं था कि ये इस किस्म की, मेरे इल्म में उस वक्त जो एविडेंस आया वो भी बहुत सीरियस था कि अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर की गई हैं और जगहों से पैसा आ रहा है एम्प्लॉइज। ये वाला वूटन क्रिकेट वाला मामला बाद में आपको पता लगा? और ये आपको क्या उस वक्त पता था वूटन क्रिकेट कंपनी का, और खास तौर पे क्योंकि ये अकाउंट्स तो सारे वो केमन आइलैंड वगैरह में थे, ये आपको उस वक्त पता था कि ये भी कोई कंपनी है जिसके थ्रू पैसे आ रहे हैं? जब ये केस फाइल किया था आपने? नहीं, उस वक्त ये कंपनी का जो एविडेंस है, ये स्टेट बैंक से जब पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स रिवील हुई, उसके अंदर लिखा हुआ था कि वूटन क्रिकेट लिमिटेड से मुख्तलिफ किस्तों में $2.1 मिलियन डायरेक्ट पीटीआई के अकाउंट में है, जो कि एक ग्रॉस वायलेशन है फंडिंग लॉज की, जो बड़ा क्लियरली कहता है कि डोनेशंस कैन ओनली बी रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल्स। यहाँ तक वो कानून कहता है कि अगर इवन पोर्शंस ऑफ फंड्स आर रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स तो फिर आप फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये जो वायलेशन थी, मेरे सामने जो उस वक्त एविडेंस था वो ये था कि अमेरिका से फंडिंग आ रही है गैर कानूनी तौर पे, कंपनियों के जरिए मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, हुंडी के जरिए पैसा आ रहा है, क्योंकि उन मुलाजमीन ने मुझे खुद आके बताया कि हमारे जाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है और पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है वो कैश चेक साइन करके ये पैसा निकालती है। तो उस वक्त हमारे पास जो एविडेंस थी वो हमने रखी और फिर हमने इस्तदा की कि मजीद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो वो प्रोसेस जब चलता रहा और स्टेट बैंक से जब जुलाई 2018 में पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स आई, उसमें फिर पता चला कि वूटन भी एक कंपनी है जिसके जरिए बड़े पैमाने पर आपका फैसला महफूज हो गया। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस स्टोरी से भी और कुछ हकायक हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये रीइंफोर्स करेगा, ये उनको मजीद ताकत देगा और मजीद फैक्ट्स जो है उसको रीइंफोर्स करेगा कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग रिसीव की है। न सिर्फ रिसीव की है बल्कि फिर इलेक्शन कमीशन को, जैसे कि मैंने पहले कहा, एफिडेविट्स के जरिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है। और जाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं एज लेट एज
15 मार्च 2022 को, तो वो इमरान खान की तरफ से जमा करा है ना। अब इमरान खान इस आर्टिकल में के मुताबिक क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि पुतिन के पीछे कौन था। तो अगर आपको कैसे नहीं पता कि आपने जब एफिडेविट जमा करवाया है उसमें आप दावा कर रहे हैं कि ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों का है, तो ये फिर एक और अच्छा अकबर बाबर साहब, अब तो ये बात कंपाउंड हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फैसला तो महफूज हो चुका है काफ़ी देर से। अब प्रेशर डलेगा आपके ख्याल में कि अब फैसले को सरेआम आ जाना चाहिए और फैसला दे दे? देखिए, मैं जब ये फैसला महफूज हुआ 21 जून को, तो ये सवाल उठा कि कितने जल्दी फैसला आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये 8 साल की इसकी तारीख है और इसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन केस है और बहुत डिटेल्ड एविडेंस है, हर चीज को प्रेजेंट करना है, फिर उसमें गलत बयानी, मिसलीड किया इलेक्शन कमीशन को। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट एक और किया कि 11 अकाउंट्स को डिसओन किया पीटीआई ने, क्योंकि जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में स्टेट बैंक के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स आए उसे पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे अकाउंट्स को कंसील किया गया, वो भी इस आर्टिकल में उसका जिक्र है। तो फिर पीटीआई ने राय फरार क्या इख्तियार की कि उन्होंने 11 अकाउंट्स को डिसओन किया जो स्टेट बैंक के जरिए पीटीआई के अकाउंट से, और साथ लिखा कि इन लोगों ने ये अकाउंट्स को ऑपरेट किया है, हमारे इल्म में नहीं था, मरकजी फाइनेंस बोर्ड के हमारी इजाजत के बगैर अकाउंट खोले गए। अब उन अकाउंट्स में कौन ऑपरेट करता था? उसको असद कैसर करता था, उसको इमरान इस्माइल करता था, उसको शाह फरमान करता था, उसको जो कराची में नजीब हारून है वो करते थे, समर अली खान करते थे, और मियां महमूद रशीद पंजाब के। तो पीटीआई की तमाम टॉप लीडरशिप उन अकाउंट्स को ऑपरेट करती थी। तो इससे दो बातें और निकली, एक कि आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कि इन्होंने गैर कानूनी अकाउंट, और दूसरा जो इससे ज्यादा खतरनाक बात निकली वो ये कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए कि इन अकाउंट्स को पीटीआई सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड दिसंबर 2012 में ऑपरेट कर रही थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला गया, फिर इलेक्शन कमीशन को मिसलीड किया गया। तो ये बड़े संगीन मामलात हैं जिनके अब फैक्ट्स सामने आ चुके हैं और मजीद आ रहे हैं कि इन्होंने एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रेल बनाने की कोशिश की जो फेक थी, जाली थी और मिसलीडिंग थी, और जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जहां तक फैसले का ताल्लुक है तो ये जाहिर है इसमें कुछ वक्त तो लगना था, चंद हफ्ते तो कम से कम लगने थे। अब उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है, अभी तक मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये जल्द अज जल्द ये फैसला अनाउंस किया जाए। और मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया आपका अकबर बाबर साहब। इस सारी गुफ्तगू के बाद हामिद मीर साहब का एक जुमला जो है ना वो मेरे कान में रेजोनेट कर रहा है, बड़ा मानी खेज है कि इसके बाद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी और मुमकिन तौर पर वहाँ से उनको रिलीफ प्रॉबेबली शायद मिल जाए। अच्छा जी, मूविंग आउट, और अब वो हम कहते हैं ना कि ज़रा ज़्यादा अवामी इश्यूज़ पे आ जाएं ज़रा, जो कि हमें ज़रा मोर प्रेसिंग इश्यूज़ लगते हैं। तो अभी आपको पता है कि कोविड का, कोरोना वायरस का जोर जो है वो टूटता भी है, दोबारा से एक और लहर आ जाती है, दोबारा एक जोर पकड़ी हुई है। तो अभी वो चल ही रहा था कि दुनिया के सामने एक और इम्तिहान आ गया इन द फॉर्म ऑफ मंकी पॉक्स। जी, ये एक नई चीज़ है और ये आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया गया है WHO की तरफ से के मुताबिक। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जो है उसका 70 से ज़ायद मुल्कों में फैलाव जो है वो बड़ी गैर मामूली सूरत हाल बन गई है इस वजह से। और पाकिस्तान में तो अब तक मंकी पॉक्स का कोई अल्हम्दुलिल्लाह केस सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं बताई गई कि इन केस हो जाए, और इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड। ट्रू। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की निगरानी की जा रही है, मौजूदगी की इसकी अस्पतालों को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी की गई है। माहिर मुताद्दी अमराज डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बड़ी अहम वार्निंग के बाद ज़रूरी है कि इसके बारे में आगाही हो, मुख्तसर बताइए ये किस तरह से लगती है, एज इन ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट किस तरह फैलती है बीमारी है? देखिए, मंकी पॉक्स एक किस्म की वायरल इलनेस है जो कि यूजुअली आपको स्किन को इन्वॉल्व करती है। इसमें आपके स्किन पे जो है धब्बे बढ़ जाते हैं, निशानात हो जाते हैं, जिस तरह से पहले ज़माने में स्मॉल पॉक्स या जिसे हम चीचक कहा करते थे उसकी एक किस्म है, एक वायरस है जो कि देखा गया है कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और उसकी वजह से जिस्म में बुखार होना, दर्द होना, कुदूद जिसे हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं वो हो जाना,
और उसके अलावा जिस्म पे निशान हो जाते हैं, जिस तरह के मवाद से भरे हुए निशान हो जाते हैं, जो कि आपके फेस पे भी हो सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, और 3 से 4 हफ्तों में ये निशाना खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हम कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं साथ साथ, और वाकई ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की है और स्मॉल पॉक्स टाइप ही लग रहा है। अच्छा डॉक्टर शोभा, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें, उसकी वबाई सूरत अभी तक थैंकफुली नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान महफूज रहेगा या यहाँ भी मंकी पॉक्स फैलने का ख़तरा मौजूद है? देखें, जब एक चीज़ ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उसका मतलब है दुनिया का कोई भी मुल्क उससे महफूज नहीं है। जब भी कोई बीमारी ग्लोबल इमरजेंसी कंसिडर की जाती है तो ऑफ कोर्स जितनी ट्रैवलिंग है, जो भी कुछ है, जो रिस्पेक्टर्स ट्रांसमिशन के मंकी पॉक्स से दुनिया भर में, जैसे ओवर क्राउडिंग हो गई, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गई, या एनिमल्स और ह्यूमंस का क्लोज कांटेक्ट हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास भी मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है पाकिस्तान से। अच्छा, सर्टनली कोरोना के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है बेहतरी की तिब्बी सहूलियात की। आपको लगता है कि खुदा न खास्ता कोई नई वबा आई तो हमारा सिस्टम मुतहम्मिल हो सकता है उसका? अभी भी देखें ना, हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम किसी मेजर आउटब्रेक को कंट्रोल कर सकें, या हम सारे के सारे आउटब्रेक में अगर लोग इन्फेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे पेंडेमिक, उसको कंट्रोल करने की इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है। जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी, बड़ी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन किया। और साथ साथ में इसके बारे में, चूँकि हम कुछ दिनों से ही ऑब्वियसली ये वबा दुनिया में बात हो रही है, मज़ीद डरा रही हूँ? पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसा है कि ये कंटेजियस तब तक होती है कि जब तक आपको पता है कि जो भी इस तरह ये फोड़े से बन जाते हैं तो वो स्कैबिंग हो रही हो, तो जब तक स्कैबिंग चल रही है तो आप कांटेक्ट में ना हो। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको बता रहे हैं। फिर जब उतर जाते हैं स्कैब्स वगैरह, वो जो ऊपर छील सा नहीं होता, वो जो फ्लैट हो जाता है, फिर जो भी होता है, तो उस दौरानिए में अपने आप को आइसोलेटेड रखें, और उसके बाद फिर कंटेजियस वो ह्यूमन टू ह्यूमन इस तरह नहीं रहेगा। वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट इट, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा केस पाकिस्तान में है नहीं, और ऐसा हम सबको महफूज ही रखें भाई। अच्छा, आपको बताएं कि मुल्क में बैनुल अक़वामी मुकाबलों का तसलसल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जारी है, और इसकी मिसाल आप देखेंगे कब 14 अगस्त को बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, एमेच्योर ओलंपिया 14 अगस्त को पाकिस्तान में होने जा रहा है, जिसमें 80 ममालिक से 300 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स शिरकत कर रहे हैं। अब्दुल्ला, आप जाएंगे? बेस्ट ही हो गया। नहीं, हमने क्या नहीं, उसको इवेंट को एमसी करने, होस्ट करने, ये नहीं कि पार्टिसिपेट करने, आपको उनकी देखें जरा, मजा ही आता है ना, हमारी भी ऐसी बॉडी होती है कि हम भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी कैटेगरी में। अच्छा, आगे जनाब, यौम आज़ादी के मौके पर 12वें एमेच्योर ओलंपिया का होना बिलाशुबा और 12th है एक एजाज़ की बात है, और इसी के मुंतसिम ऑर्गेनाइजर आरिफ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, मतलब सबसे पहले सवाल मेरा है, क्योंकि जब मैंने इसलिए करना, अस्सलाम आरिफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन जियो पाकिस्तान। अच्छा, अब सबसे पहले क्योंकि हम तस्वीरें वगैरह भी देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आदमियों के लिए इवेंट है या बॉडी बिल्डर्स में ख़वातीन भी होंगी? क्योंकि आपको पता है अब तो ये पूरी इंडस्ट्री और ख़वातीन भी बहुत हिस्सा लेती होती हैं। नहीं, ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए, ताकि वो इसमें आए और इसको एंजॉय करें। नहीं, पार्टिसिपेंट के लिए वो औरतें भी हैं पार्टिसिपेंट, और मर्द तो हैं। नो, जस्ट मेंस। लेडीज़ के लिए हमने रखा हुआ है पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, लेकिन बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मेंस के लिए। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ आदमियों के लिए, बाकी खवातीन के लिए, और इसमें कॉम्पिटिशन्स आपने रखे हैं। अच्छा, तो इसका क्या आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है ये कॉम्पिटिशन होना है, या अभी तक इसकी एंट्रीज ओपन हैं, अभी भी कोई चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है? जी, ऑल द वे अप टू 12 तारीख तक एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी गेम है कि लोग एंट्री लेट करते हैं और किसी को बताते नहीं हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, राइट। तो जब वो, ताकि किसी और को पता ना चले कि यार मैं भी खेल रहा हूँ। जितने लोग कम खेलेंगे इनके इतने चांसेस होते हैं ज़्यादा जीतने के लिए, तो ये कम लोगों को बताते हैं। लेकिन हमारी तादाद काफ़ी अच्छी है इसमें, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो आपको पता है ये पहली दफ़ा हो रहा है, तो हमारे जो अपने यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं।
अगर आप उनकी कंडीशनिंग देखेंगे तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी अच्छी कंडीशनिंग हमारी एथलीट्स की कभी भी नहीं आई जो ओवरऑल लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। ज़बरदस्त। तो एंड डेफिनेटली और पाकिस्तान में बड़ा रुझान है अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो जो लोग इस वक्त हमारा शो देख रहे होंगे वो डेफिनेटली एक्साइट होंगे और इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे। तो क्या मयार है जिस पे जज किया जाएगा कि कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली मुकाबला है, जीतने के लिए सारे आए हैं, तो क्या क्या देखा जाता है इसमें? राइट इसके एमेचर ओलंपिया के अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने जजेस होते हैं जो वो भेजते हैं बाहर के मुल्क से। हेड जज ऑलवेज वो आता है यूएस से, बाकी जो दूसरे ममालिक से जजेस आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास एक भी क्वालिफाइड जज नहीं है जो इसको जज कर सके। तो पूरी की पूरी टीम बाहर से आ रही है, जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो ट्रेनिंग करवाएंगे, जो जजिंग करेंगे, सारी की सारी टीम बाहर से आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे पास सर्टिफाइड जजेस हों ताकि वो अगले शोज़ में इनको प्रॉपर्ली जज कर सकें। तो लेकिन इस शो पे सारी की पूरी टीम बाहर से आ रही है। ओनली डिफरेंस इज़ कि ये जो शो लास वेगस में होता है ये अब इस्लामाबाद में हो रहा है और बाकी सब कुछ वही है जो आपको इंटरनेशनल स्टेज भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब ये बताइएगा कि इसके बाद तो मतलब आई एम श्योर जियो पे चलने के बाद लोग उमड़ कर आएंगे कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, तो आपका कोई कैप है, कोई कितने लोग आप अकोमोडेट कर सकते हैं? उनकी पहले कोई स्क्रूटनी होनी है कि हाँ जी आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, कहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, वो प्रोसेस सारा समझा दें प्लीज़ आरिफ साहब। जी बिल्कुल, हमारी जो अपनी साइट है amateurOlympia.pk, मैं उसकी नीचे वो लगा भी देंगे, उस पर आके रजिस्टर करवा सकते हैं। जो एमेच्योर ओलंपिया होता है ये पूरी दुनिया के लिए खुला होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी फेडरेशन की, किसी कंट्री की, कुछ भी नहीं होता। जब लोगों को पता चलता है कि प्रो कार्ड कहीं पे मिल रहा है तो वो पूरी दुनिया से आते हैं उसको जीतने के लिए। अब हमारे पास ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, यूके, जिस कंट्री का आप नाम लेते हैं ना वहाँ से लोग आ रहे हैं ताकि यहाँ पे आके कम्पीट करेंगे और इंशाल्लाह उनको चांस मिलेगा जीतने का। तो यहाँ हमारे अपने भी लड़के जो हैं, कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ भी तगड़े लड़के हैं हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मिर्ज़ा साहब फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक। ज़बरदस्त आपका इवेंट है और हुएवर, बल्कि लड़कों को ही मैं कहूँगी, लड़कियों के लिए तो डिफरेंट इवेंट्स हैं। अगर आप समझते हैं दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू विन दिस कॉम्पिटिशन तो ज़रूर एनरोल करें अपने आप को। Olympia.pk पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और ये ज़रा आयरॉनिकल किस्म की बात है जिस पे हम ज़रा बात करना चाहते हैं। और इमरान खान दहशत गर्दों से तो बात कर सकते हैं लेकिन डाकुओं से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि खान साहब, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, उन्हें ही मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला भी बना दिया। तो ये हमें आयरनी जो है ना, मतलब और ये अपने करीबी हल्के में ये भी कहते थे कि मैंने बड़ी गलती की है परवेज़ इलाही को स्पीकर बना के, बड़ा ब्लैकमेल करता है। और परवेज़ इलाही के तहरीक अदम एतमाद से पहले इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो नैपियाँ बदलने की बात तो करते थे, साथ में ये भी कहते थे कि मोनस के खिलाफ नैप इंक्वायरी खोलने की धमकियाँ देता है। सो वो सारी चीज़ें भी मतलब मौजूद हैं रिकॉर्ड पे। खैर अच्छा, लेकिन कल खान साहब ने कहा क्या है, क्योंकि ये आयरनी दोबारा से फिर उजागर हुई ना, ये कल उन्होंने खिताब किया और फिर दोबारा से कहा कि जी डाकुओं और चोरों से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर नहीं सुने। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। ये बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते, आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक कि ये ताकतवर डाकू मुल्क में दंदनाते फिरेंगे और जब भी इनको कोशिश होगी इनको कानून के नीचे लाने की, ये ब्लैकमेल करेंगे, धमकियां देंगे। इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या इन्होंने नहीं किया अदलिया से। सारे वो एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया बुरा, कोई अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना। इमरान खान साहब अगरचे सियासी जमातों से बातचीत ना करने का वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो भी, क्योंकि उनके पास हमेशा यू टर्न का ऑप्शन मौजूद रहता है। एक तरफ इमरान खान फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं,
दूसरी तरफ वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन लड़ने से भी इनकारी हैं। चाहते तो इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़कर हुकूमत पर जल्द इलेक्शन के लिए दबाव डाल सकते थे। परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं कि इमरान खान के कहने पर वो असम्बली तोड़ देंगे, 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन इमरान खान इस मूड में अभी नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया में मनपसंद तकर्रियों का अमल जारी है, जो जाहिर कर रहा है कि PTI सूबे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती है। और एक बड़ा एतराज़ इमरान खान का ये था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केसेस में नामजद हैं तो वो कोई ओहदा नहीं रख सकते। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान का नाम फाइनल किया गया है, हालांकि वो खुद नैब में एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी पे हम बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, एक ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। हमारे साथ मारिया मेमन हैं, हमारी साथी एंकर पर्सन है। मारिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस आयरनी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब कहते हैं कि वो दहशतगर्दों से बात कर लेंगे, चोरों से बात नहीं करेंगे। चले, उनकी मर्जी है, जिससे उन्होंने बात करनी है कर लें, लेकिन ये भी याद रहे कि जिन्हें डाकू कहते थे आज उनकी हुकूमत बनवा कर जश्न भी मना रहे हैं। शहबाज शरीफ से एक केस में मुलजिम होने पर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं तो नैब में नामजद लोगों को स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनवाने भी चले हैं। तो आपको कुछ इसमें तजाद नजर नहीं आता कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं? बिल्कुल, हमारी सियासत तजादात से भरी पड़ी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो वो तमाम सियासी लोग जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज इत्तेहादी बने बैठे हैं। सियासत में कहते हैं ना, कभी भी कोई एला या कभी जो भी दुश्मन है वो कभी हमेशा एक नहीं रहता। आज वही पीपल्स पार्टी और MQM साथ सिंध हुकूमत के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं और ये किसने सोचा था ऐसा कभी होगा। जरदारी साहब के जो फर्जंद हैं वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर फॉरेन मिनिस्टर हैं, कभी नहीं किसी ने सोचा था ऐसा होगा। इसी तरीके से आज परवेज इलाही साहब खान साहब के CM के कैंडिडेट बनने के बाद आज वजीर आला से जो है पंजाब है, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो पाकिस्तान की सियासत में तो जो कुछ हो रहा है उसमें से बहुत सारी बातें बिल्कुल पहले नाकाबिले जिसे कहते हैं ना यकीन थी, लेकिन अब वो ऐसा हो रहा है। देखिए, द ओनली वे फॉरवर्ड बैठकर डायलॉग ही होता है। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक लेजिटिमेसी का बहरान है। पहले मुख्तलिफ ताकतें बैठकर ये डायलॉग करा दिया करती थी, वो ताकतें खुद इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी डायलॉग को इनिशिएट करा सकें या उसके अप्रूवर और गारंटर बन सकें। वरना वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप गुफ्तगू करें, अपने बदतरीन से बदतरीन जो आपका सियासी मुखालिफ है उसके साथ बैठकर बात करें। और जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि सियासतदान हमेशा बैठ के बीच में रास्ता निकालने की सलाहियत रखते हैं और इवेंचुअली खान साहब को भी यही करना होगा। अगर माजी के इतने बड़े हरीफ जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN है वो बैठ के कोई ना कोई आगे की लाइमल बना सकते हैं तो PTI को भी बनाना ही पड़ेगा। बाकी सिर्फ पब्लिक पॉस्चरिंग होती है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जाहिर है, मतलब जब मुल्क जो एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार जंग में रहे हैं, जब वो बात कर सकते हैं तो ये तो फिर सियासी राइवलरी है। लेकिन खान साहब सेलेक्टिव है, लेकिन वो सिलेक्टिव हैं थोड़े से कि वो किससे करनी है किससे नहीं करनी है। अब लेकिन हमारे कारकुनों से खिताब में इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुस्तकबिल का प्लान एज सच अभी शेयर नहीं किया है। तो उनके फैंस, आपको पता है, बड़ा चार्ज है कारकुन, वो मुंतज़िर है कि भाई अब कौन सी सड़क पे जाना है, अब कौन सी चुरंगी पे जश्न मनाना है या धरना देना है या नारा लगाना है। तो आपको लगता है कि अभी ये हुकूमत चलाएंगे या फिर अगले इलेक्शन के लिए दबाव डालने के लिए असम्बलियाँ तोड़ने का भी कुछ स्टेप उठा सकते हैं? क्या प्लान है इनका, आपकी क्या खबरें हैं? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो है अब इस वक्त किसी भी तरीके से इलेक्शन की डेट के बारे में वो बात तो करते हैं, लेकिन इस पंजाब को सिक्योर करने के बाद उनके मिजाज में एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि थोड़ा धीमा बनाया है। पहले वो न्यूट्रल्स को निशाना बनाते थे, वो टोन तब्दील हुई है। पहले वो फौरी इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा दबाव और अग्रेसिवनेस शो करते थे, वो टोन थोड़ी सी कम हुई है। पंजाब का इलेक्शन जीतने के बाद कदरे सुकून में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको कॉन्फिडेंस भी उनका बहाल हुआ है। पंजाब के हार्ट में से, उसके दिल में से आप वोट हासिल कर लें, आपका वोटर जिमनी इंतखाब के दिन अगर बाहर निकला है तो हर जो पार्टी है उसको उसकी जो बेचैनी और उसकी जो तशवीश होती है वो काफी हद तक उसमें वो मूड बदल जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस के लेवल से ऑपरेट करती है। तो इस वक्त हम अगर बात करें तो खान साहब एक ऐसी पोजीशन से बात कर रहे हैं जहां पे उनके पास लेवरेज है। पंजाब की असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली उनके पास मौजूद है। अलबत्ता वो जरूर चाहेंगे कि वो अपने 1 साल के इस टेन्योर को जरूर 5 साल की जीत के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे, उस मैंडेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस वक्त उनको पॉपुलैरिटी उनके पास मौजूद है। और देखें, खान साहब प्लान इस वक्त सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए है, बंदे निकालना, सड़कों के ऊपर जाके लोगों को इकट्ठा करना, उनसे खिताब करना, वो स्ट्रीट पावर हमने सबने देख लिया, तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अब यहाँ
कहाँ से इसको पॉलिटिकली मामले को लेकर जाना है, वो जो लोगों को सड़कों पे लाना, उस बैलेट बॉक्सेस में लाना, वो कामयाबी से खान साहब कर चुके हैं। लेकिन इस लेवरेज के साथ आगे जो वे फॉरवर्ड है वो तो पॉलिटिकली है ना। सो लेट्स सी, वो इलेक्शन की बात करते हैं। अब जो बाकी जमातें हैं वो रिएक्टिव मोड में है पहले। आगे गुफ्तगू होगी, लेकिन अब एक पावर जो है फुल पोजीशन के एस्पेक्ट से खान साहब भी बात करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया Right, thank you, Maria, for being with us. एक इशू, सेल्स टैक्स को बिजली के बिलों से मुंसलिक करने पर मुल्क भर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजरों ने सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल भी जमा न कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा ताजरों ने बिजली काटने की सूरत में बिजली कंपनियों के दफातर के घेराव का फैसला किया है। साथ ही ताजरों ने यह भी धमकी दी है कि टैक्स वापस ना लिया तो मुल्क की शटर डाउन करेंगे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि सवाल इनसे भी बहुत से बनते हैं। जावेद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो सदर अंजुमन ताजरान सिंध हैं, और इनसे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि ताजर खुद जो हैं वो तो टैक्स देने पर आमादा नहीं थे, और जब हुकूमत ने बिजली के बिल के ज़रिए टैक्स लेने का प्लान बनाया था तो वो भी आपको कबूल नहीं था। तो क्या ये तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए टैक्स नहीं दे रहे? देखिए जी, ये बात ऐसे नहीं है जो आप बता रहे हैं। ऑलरेडी ये जो लोग आप बताते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, हमारी कभी भी किसी तंजीम ने उन लोगों को शेल्टर नहीं दिया। हम चाहते हैं वो भी टैक्स नेट में आएँ और टैक्स दें। टैक्स के बगैर कोई भी मुल्क रियासत नहीं चलती। लेकिन आप एक तरफ ये कहते हैं कि तनख्वाहदार लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है और वो टैक्स दे रहे हैं, ये कतई गलत बात है। टैक्स इस वक्त भी पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा जो रेशो टैक्स का है वो कराची आपको 67 से 70% टैक्स दे रहा है। क्या वो तनख्वाहदार तबका दे रहा है? ऐसे नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने ये किया कि मुझे बताएं कि हमारा माली साल जुलाई 1 से शुरू होता है, इन्होंने तो के इलेक्ट्रिक ने तो जून के बिलों के ऊपर भी टैक्स डाल दिया। आप ज़रा देखें तो सही, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इस वक्त ये हुकूमत और FBR कुछ बताने से गुरेज कर रही है। लेकिन आज मेरा राब्ता FBR के चेयरमैन आसिफ साहब से हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है, और हमारे डेलीगेशन RTO से अब मुज़ाकरात करेंगे और इंशाल्लाह इसका बेहतर जो भी हल निकलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हुकूमत को भी अपने अंदर कुछ नरमी करनी पड़ेगी और ताजिर बरादरी भी इसके लिए तैयार है। और इस मुल्क के खातिर जो भी टैक्स ताजिर बरादरी बनता है वो इंशाल्लाह ताला हम पहले भी देते आ रहे हैं और अब भी देंगे। चलें, आप कह रहे हैं जी इसका हल निकल आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपने वक्त दिया। आई होप कि हल निकल आए, क्योंकि टैक्स तो देना चाहिए। मतलब इसके बगैर क्या चारा है। और हमें भी पता है कि हमारा बहुत सारा रिटेल का जो तबका है वो टैक्स नहीं देता है, होलसेल और रिटेल दोनों। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, और ट्राई टू हैव अ गुड वीकेंड। अपने आप को ज़रा प्रोटेक्ट रखें कोविड, और अब तो मच्छरों से भी बचाएं।